हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। सो लास्ट टाइम पे हमने एक बैकग्राउंड देखा था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से रिलेटेड और वाई गांधी जी ने सॉल्ट को यूज किया था एज अ सिंबल टू स्टार्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब ये जो फेमस सॉल्ट मार्च है, सो महात्मा गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? सो महात्मा गांधी जी ने 1930 में स्टार्ट किया था बच्चे, यहाँ पे मार्च में, है ना। तो ये कुछ टाइम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी जो डेट्स हैं वो आपको याद ही करनी है। दैट मीन्स उसके आपका कोई भी नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है। सो कब से ये स्टार्ट होता है, कब से ये एंड होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो महात्मा गांधी जी ने जब ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जो उनके वॉलंटियर्स थे, जस्ट 78 वॉलंटियर्स ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। मीन्स जब वो यहाँ पे चले थे साबरमती आश्रम टू दांडी, तो 78 वॉलंटियर्स थे। अब उनको एरिया कवर करना था 240 माइल्स, और 1 माइल्स में होते हैं 1.6 किलोमीटर्स। तो आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे। सो फ्रॉम गांधी जी आश्रम जो कि साबरमती में था टू दी गुजरात कोस्टल टाउन, तो यहाँ पे इतने सारे किलोमीटर्स थे, दैट इज 240 माइल्स थे। और 1.6 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट दी एग्जैक्ट किलोमीटर्स। तो गांधी जी पैदल ही चले थे। सो इनके जो वॉलंटियर्स थे कॉन्टिन्यूसली 24 डेज के लिए यहाँ पे वो चले थे बच्चे यहाँ पे। और हर दिन 10 माइल्स चलते थे। अब ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा चल नहीं सकते थे, वो ज़्यादा चल सकते थे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव था कि अपने साथ-साथ यहाँ पे जो वो चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अपने साथ जोड़ें। वो तभी होगा कि जैसे-जैसे गांधी जी यहाँ पे निकलते हुए जा रहे हैं, और गांधी जी जैसे-जैसे निकलते हुए जा रहे हैं, वैसे-वैसे लोग उनके सपोर्ट में आते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना। तो गांधी जी जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी 12 मार्च को, तो उस टाइम पे 78 फॉलोअर्स होते हैं, और उसके बाद 240 माइल्स जो कि 1 डे में वो 10 माइल्स चलते हैं, और फाइनली जब वो पहुंचते हैं तो ये जो चीज़ थी वो थाउजेंड्स और लैक्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे लोग सपोर्टर्स जो थे वो यहाँ पे सुनते जाते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, यहाँ पे वो रुकते जाते हैं, उनको पता चलता जाता है अच्छा ये भी एक इशू है और मुझे गांधी जी को सपोर्ट करना है। तो उनसे ये बोला जाता है यहाँ पे कि सर, हमको यहाँ पे स्वराज की रिक्वायरमेंट है। स्वराज मीन्स हम सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हम ये बोल रहे हैं कि हम पीसफुली तरीके से ब्रिटिशर्स के रूल्स को, यानी जो लॉज हैं उनको डिफाई करेंगे, यानी क्या करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे। तो फाइनली 12 मार्च को ये जर्नी स्टार्ट होती है और वो 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचते हैं आफ्टर दी 24 डेज कॉन्टिन्यूस यहाँ पे जर्नी करके। और वहाँ पे वो जाते हैं, कोस्ट पे जाते हैं, और कोस्ट पे जाने के बाद सेरेमोनिकली तरीके से यहाँ पे हैंडफुल ऑफ सॉल्ट को यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वाटर को बॉईल करते हैं और वो सॉल्ट को बनाते हैं, और इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट लॉ को क्या कर दिया सर, विलफुली डिसओबीडियंट कर दिया। दैट मीन्स लॉस को ब्रेक कर दिया, और इसी के थ्रू यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब बच्चे यहाँ पे जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो मूवमेंट था, अगेन जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि सर अर्लियर मूवमेंट से गांधी जी हमेशा कोशिश करते थे कि सर ये मूवमेंट इम्प्रूव्ड हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन करना है। तो अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो कि सर ये जो मूवमेंट था कैसे अलग था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी हम कहीं ना कहीं कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, इसमें हम डिसोबीडियंट कर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने कॉपरेशन को रिफ्यूज तो किया ही था, कि हम ब्रिटिशर्स से कॉपरेट तो नहीं करेंगे। दैट मीन्स इट विल ऑलरेडी इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दैट मीन्स सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो था ही, उसके साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा ये था कि जो भी ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए हैं उनको हम जानबूझकर यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, यानी ब्रेकिंग दी कॉलोनियल लॉज। सो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग कंट्री में बच्चे यहाँ पे ये सारी चीजें होने लगी। सेम सॉल्ट लॉ को यहाँ पे ब्रेक किया जा रहा था बाई मैन्युफैक्चरिंग दी सॉल्ट, और गवर्नमेंट की जितनी भी सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके यहाँ पे सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि गवर्नमेंट को अपनी मोनोपोली को एंड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होता है बच्चे? स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्प्रेड होता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे सेम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था और यहाँ पे विलफुल कॉलोनियल लॉस को ब्रेक करना, दैट मीन्स फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया गया। जितनी भी लिक्विड शॉप्स की जो फैक्ट्रीज थी यहाँ पे, जो शॉप्स बेच रही थी, उनको सबको पिकेटेड करना, धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट दे दिया गया। यहाँ पे पीजेंट्स सर, यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम रेवेन्यू को पे नहीं करेंगे। चौकीदारी टैक्स, अब ये सिर्फ एक वर्ड मेंशन है आपके यहाँ पे। चौकीदारी का मतलब यहाँ पे क्या होता था कि विलेजेस में सिंपली एक पुलिसमैन को अपॉइंट किया जाता था जो कि चौकीदार के टाइप का होता था यहाँ पे। दैट मीन्स वो सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाता था। अब इस ऑफिशियल की जो सैलरी थी वो विलेजर्स ही देते थे, इसीलिए सभी लोग इसको काफी ज्यादा यहाँ पे हेटेड करते थे, और यही टैक्स था जिसको लोग अपोज कर रहे हैं। विलेज जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था,
अब जो फॉरेस्ट जो पीपल्स हैं बच्चे, वो जो फॉरेस्ट लॉज बना चुके हैं ब्रिटिशर्स की, जो फॉरेस्ट पीपल्स है, ट्राइबल पीपल्स है, वो एंटर नहीं कर सकते फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट का जो सामान है वो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो सब लॉज को ब्रेक करके वो यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिटिशर्स ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया, तो उन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया वो इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स जो इस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। अब हुआ क्या, इसकी वजह से वायलेंट क्लैशेस भी हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स हैं वो रिप्रेशन का यूज़ करेंगे, फोर्स का यूज़ करेंगे, और इसके रिटेलिएशन में कहीं ना कहीं वायलेंट भी स्टार्ट हो जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ पे हमको वायलेंट क्लैशेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट इज दी खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिवोट डिसाइपल है, महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और उनको पेशावर में अरेस्ट कर लिया गया था अप्रैल 1930 में। तो जो भी उनके फॉलोअर्स थे, जो भी उनके सपोर्टर्स थे, वो डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं इन द स्ट्रीट्स ऑफ द पेशावर। अब फाइनली गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल के लिए आर्मर्ड कार्स लेके आनी पड़ती है, और पुलिस की फायरिंग यहाँ पे कर देते हैं वो लोग, और उसमें काफ़ी लोग किल्ड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से वायलेंट स्प्रेड हो जाता है। अब महात्मा गांधी जो थे बच्चे, सिर्फ 1 महीने के बाद ही महात्मा गांधी जी, सर उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, बिकॉज़ मेन तो वही थे, लीडर वही थे। अब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं शोलापुर महाराष्ट्र में, वो अटैक करते हैं पुलिस पोस्ट को, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को, लॉ कोर्ट्स को, रेलवे स्टेशंस को, यानी हर एक इंस्टीट्यूशन को जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो मूवमेंट था, कहीं ना कहीं फिर वो दोबारा से वायलेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब बच्चे यहाँ पे होता क्या है कि सर गवर्नमेंट इन चीज़ों को टैकल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन करती है बच्चे यहाँ पे। अब जो पीसफुल सत्याग्रहीज भी हैं, यानी जो सिंपली यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी अटैक कर रही है गवर्नमेंट। इवन विमेंस एंड चिल्ड्रंस को भी वो क्या नहीं कर रही है, सर छोड़ नहीं रही है, उसको भी यहाँ पे इक्वली तरीके से मार रही है कंपेरेटिवली टू दी मेन। एंड अबाउट 1 लाख पीपल्स को यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अगेन ये सारा वायलेंस स्टार्ट हो गया, और महात्मा गांधी जी क्या करेंगे कि सर वायलेंस स्टार्ट होने से ही वो अपने मूवमेंट को यहाँ पे कॉल्ड ऑफ कर देंगे। अब ऐसे में गांधी इरविन पैक्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे, वो एक प्रपोजल भेजते हैं गांधी जी को कि हम एक पैक्ट करते हैं, और उस पैक्ट में कुछ नेगोशिएशंस करेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। तो ये जो पैक्ट है वो साइंड होता है ऑन 5 मार्च 1931 में। अब क्वेश्चन आता है इसका टर्म्स क्या है गवर्नमेंट के लिए और कांग्रेस के लिए। सो गांधी जी यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एग्री करते हैं कि ठीक है, मैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को यहाँ पे सस्पेंड कर रहा हूँ, टेम्पररी सस्पेंशन है, क्योंकि अगर मुझे जो मेरी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया गया, तो दोबारा से इस मूवमेंट को मैं स्टार्ट कर दूंगा। और मैं पार्टिसिपेट होऊंगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो साइमन कमीशन वाली जो रिपोर्ट थी, सर वो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं अटेंड करूंगा, यहाँ पे आने वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। अब कांग्रेस जो था बच्चे, यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पे, और एमसीक्यू के लिए फॉर्डर है कि कांग्रेस ने जो यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, उनको बाइकआउट किया था, जो कि लंदन में हो रही थी, यानी ओनली पार्टिसिपेट किया था वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था। बिल्कुल ही सही क्लू मिल जाता है आपको यहाँ पे कि गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा से यहाँ पे क्या किया, थर्ड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये तो हुआ गांधी जी की साइड से, दैट मीन्स कांग्रेस की साइड से। इन कंट्रास्ट में गवर्नमेंट जो है वो एग्री करती है कि मैं जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको यहाँ पे रिलीज कर दूंगी। अब क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, 1 लाख पीपल्स को अरेस्ट किया गया था जो यहाँ पे पीसफुल सत्याग्रही थे। अब इसमें कंडीशन ये थी कि जिन्होंने वायलेंस नहीं किया हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, सिर्फ उनको ही छोड़ा जाएगा, बाकी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी गांधी जी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे यहाँ पे, भगत सिंह थे, दैट टाइप ऑफ जो पर्सनैलिटीज़ थी, वो लोग भी अरेस्टेड थे यहाँ पे, उनको छुड़ाने के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुके थे। अब एज अ प्रॉमिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में। गांधी जी लंदन जाते हैं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, और उनको लगता है यहाँ पे कि मैं कुछ फेवरेबल कंसेशंस मिलेंगे, लेकिन जो नेगोशिएशंस होती हैं वो फेल्ड हो जाती हैं यहाँ पे, और वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आज हो जाते हैं बच्चे। जैसे ही इंडिया में वो आते हैं, उनको पता चल जाता है यहाँ पे कि जो चीज़ें हैं वो ठीक से नहीं हो पा रही हैं, ये ब्रिटिशर्स की एक टैक्टिक्स थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट करने की। क्योंकि जैसे ही गांधी जी यहाँ पे इंडिया में आते हैं, वो देखते हैं कि सर गवर्नमेंट ने एक न्यू साइकिल ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लीडर्स हैं उन सबको अरेस्ट कर रखा है, वो सभी सब जेल में हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया इलीगल, यानी कांग्रेस कोई भी अगर यहाँ पे एक्टिविटी करती है तो वो सारी एक्टिविटी को कंसिडर कर दिया गया है एज एन इलीगल। प्रॉमिस क्या किया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और रिस्ट्रिक्शंस को भी लगा दिया गया है कि आप मीटिंग्स नहीं कर सकते, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, और आप बाइकआउट नहीं कर सकते यहाँ पे। दोबारा से गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं सर, रीलॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स। तो ये 1932 में 1934 तक चलता है, और फाइनली यहाँ पे एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक मूवमेंट का एक पीक पॉइंट आती है, सैचुरेशन पॉइंट आता है, और उस सैचुरेशन पॉइंट के आने के बाद जो मूवमेंट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, और गांधी जी को ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पता है। तो बच्चे क्या होता है,
1930 से स्टार्ट होता है, 1931 तक यहाँ पे मार्च में गांधी अर्बन पैक्ट होता है, रुक जाता है वो। उसके बाद गांधी अर्बन पैक्ट के थ्रू वो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और गांधी अर्बन पैक्ट के थ्रू जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कोई भी उनको कंसेशंस नहीं मिलते हैं, और दोबारा से बचे वो आके 1932 से 1934 में क्या करते हैं, वो दोबारा से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 2 फेजेस में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट फेज जो कि यहाँ पे 1930 से मार्च 1931 तक चलता है, फाइनली 1932 से 1934 तक जो चलता है। नेक्स्ट इज हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। पार्टिसिपेंट इस जो मूवमेंट है वो कैसे यहाँ पे वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंट्री साइड की बात करेंगे, जहाँ पे रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज होती हैं बच्चे, वो मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। अभी रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ के नाम क्या क्या हैं, वो है पट्टीदार्स ऑफ गुजरात, यानी गुजरात में जो थे वो पट्टीदार्स थे, ये रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ में आते हैं। और जाट्स उत्तर प्रदेश में सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब इन लोग ने क्यों सपोर्ट किया था, क्योंकि इनके लिए डुअल चैलेंज था। सर ये प्रोड्यूस कर रहे थे कमर्शियल क्रॉप्स को, जो कि यहाँ पे ट्रेड डिप्रेशन के थ्रू यहाँ पे 1929 का जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन या ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, और एग्रीकल्चर की जो यहाँ पे प्राइसेस थी उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिर गई थी। इसी वजह से इनको डुअल चैलेंज आ रहा था, और जब डुअल चैलेंज आ रहा था तो इसी के चलते हुए वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था वो पे नहीं कर पा रहे थे। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैश इनकम डिसअपियर हो गई थी, क्योंकि आपका सर जो प्रोड्यूसर जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पूरी सिर्फ और सिर्फ स्लो डाउन चल रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो भी रिड्यूस हो गए हैं, तो आपको सर कैश का क्या हो गया, इनकम का डिसअपियर हो गई थी, जिसकी वजह से आप टाइम पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे। और गवर्नमेंट ने बच्चे यहाँ पे ये बोल दिया था कि हम कोई भी एक तरीके की कोई भी यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि रेवेन्यू को रिड्यूस करने की। तो जिसकी वजह से इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा रिसेंटमेंट था, और इनको लगा अगर हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो माइट बी पॉसिबल हमारी जो सिचुएशन है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी। तो यही रीज़न था इनके सपोर्ट का, और ये एक्टिवली सपोर्ट करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स में, अपनी कम्युनिटीज़ को वो ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे, और दूसरे मेंबर्स को यहाँ पे परसुएट करते हैं कि आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जितने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बाइकआउट प्रोग्राम्स होते हैं उन सबको ये सपोर्ट करते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग स्वराज के लिए क्या थी कि सर यहाँ पे उनको स्ट्रगल था उनका हाई रेवेन्यूज, उनको ये मतलब नहीं था हमको आज़ादी चाहिए स्वराज चाहिए, लेकिन इनके लिए एक जो स्वराज का मतलब था अपना पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट, अभी भी वही चीज़ है कि इनका जो हाई रेवेन्यू है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। और ये लोग काफ़ी डीपली डिसअपॉइंट होते हैं कब, जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को 1931 में कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है ड्यूरिंग दी गांधी अर्बन पैक्ट। अब जब कॉल्ड ऑफ किया जाता है तो जो भी डिमांड्स थी इनकी रेवेन्यू रेट्स को रिड्यूस करने की, रिवाइज करने की, वो कुछ भी ना हुआ होता है। और यही रीज़न है कि जब सेकंड फेज में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1932 में स्टार्ट होता है तो ये लोग मना कर देते हैं कि वी आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट अगेन इन दिस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स, बिकॉज जो अर्लियर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स था उनकी डिमांड्स कोई भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाई थी। अब पुअर पीजेंट्री और कांग्रेस की बात करेंगे। सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिमांड्स को, जितनी भी रेवेन्यू डिमांड्स थी उसको लोअर किया जाए यहाँ पे। अब बच्चे ये जो पुअर पीजेंट्री थी ये स्मॉल टीनेंट्स कल्टीवेटिंग लैंड्स जो थे यहाँ पे, कुछ लैंडलॉर्ड्स पे यहाँ पे क्या करते थे सर, रेंट पे लेते थे और उसको यहाँ पे कल्टीवेट करते थे। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, और जो कैश इनकम जो था वो डिक्रीज हो गया है यहाँ पे, उन सभी की वजह से वो अपने रेंट को पे नहीं कर पा रहे थे। और दे वांटेड जो अनपेड रेंट है, यानी जो लैंडलॉर्ड्स का जो यहाँ पे रेंट है, जो उन्होंने यहाँ पे उनकी ज़मीन को रेंट पे लिया है कल्टीवेट करने के लिए, सर वो रेमिट कर दिया जाए, यानी माफ़ कर दिया जाए। और इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये रेडिकल मूवमेंट्स को भी ज्वाइन करते हैं, कुछ सोशलिस्ट को करते हैं, कुछ कम्युनिस्ट को करते हैं बच्चे यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे चीज़ हो रही है, सो कांग्रेस जो था सर, वो यहाँ पे इस तरीके के मूवमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, यानी कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसा क्यों है कि क्यों ये जो पुअर पीजेंट्री है सर वो भी यहाँ पे अपनी डिमांड्स कर रही है, लेकिन कांग्रेस उसको इंक्लूड नहीं कर रही है अपने यहाँ पे एजेंडाज में। द रीज़न इज क्योंकि ये जो डिमांड्स ये कर रही थी, यानी जो पुअर पीजेंट्री डिमांड्स कर रही थी, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में नहीं कर रही थी, वो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में कर रही थी। वो रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड जो ऑलरेडी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। सो टेक्निकली अगर आप एक सेक्शन को सपोर्ट करते हो तो दूसरे सेक्शन को लग रहा है कि आप उसके लिए काम नहीं करोगे। तो यही कांग्रेस ने भी यहाँ पे किया कि कांग्रेस ने पीजेंट्री की डिमांड को ना एक्सेप्ट करके यहाँ पे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे जो रिच पीजेंट्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को। यही रीजन था कि कांग्रेस जो थी वो काफी ज्यादा अनविलिंग थी टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगे तो जो भी रिच पीजेंट्स और जो लैंडलॉर्ड सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट करना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को बंद कर देंगे। सो इसी तरीके से अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, पुअर पीजेंट्स और जो कांग्रेस की थी वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन थी, क्योंकि जो पुअर पीजेंट्री थी उनको लगता कि जो कांग्रेस थी वो एक एलीट सेक्शन है और हमारे इंटरेस्ट में कुछ भी वो नहीं करेगा।
अब बात करते हैं कि बिजनेसमैन क्लास ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या वो सपोर्ट करती है या नहीं करती है, ज़रा देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको पता होगा कि जो इंडियन मर्चेंट्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट को यहाँ पे गेन किया और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपना जो होल्ड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर बना पाए, जिसकी वजह से वो काफ़ी पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स के तौर पे यहाँ पे बाहर निकल के आते हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेम चीज़ वो अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अब कॉलोनियल पॉलिसीज़ आ गई थी जो कि एक्टिविटीज़ को, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। यानी वो फ्री मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रही थी और जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थे वो आगे ना बढ़ पाएँ, वो सिंपली यहाँ पे यूज़ करें जो भी ब्रिटिश मेड गुड्स हैं। अब ऐसे में इनकी जो डिमांड्स थी बिज़नेसमैन की वो क्या थी कि हमको प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट्स ऑफ द फॉरेन गुड्स, क्योंकि जो फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट में अगर हमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ का बनाया हुआ सामान कौन खरीदेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिए। रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो को डिस्करेज करना है ताकि जो इंपोर्ट्स है वो डिस्करेज हो पाए। अब इसका मतलब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ही चालूपंथी से उन्होंने जो रेशो था वो इस तरीके से रखा था कि इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स करें। फॉर एग्जांपल समझिए ज़रा कि 1930 से पहले जो सिचुएशन थी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन मोर और लेस क्लोज टू द एग्जैक्ट है कि 5 रुपीज़ में आप 1 स्टर्लिंग का जो जितना भी सामान यहाँ पे ब्रिटेन में बन रहा है उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। यानी जस्ट 5 रुपीज़ आपको खर्च करने हैं और 1 स्टर्लिंग का जितना भी सामान है, आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी रेशो को कन्वर्ट कर दूँ यहाँ पे 1 स्टर्लिंग इज़ इक्वल्स टू 20 रुपीज़, यानी अब आपको सेम सामान को इम्पोर्ट करने के लिए 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। तो क्या करोगे? आप डिस्करेज करोगे। दैट मीन्स आप नहीं मँगवाओगे और जो इंडिया में ही बन रहा है उसको यूज़ करोगे। तो बिज़नेसमैन ये चाह रहे थे। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, उन्होंने कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉर्म किया था। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म के साथ पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल कांग्रेस, ये 1920 में बन जाती है। यहाँ पे जो बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को क्या करेगी सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सर कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड इज यहाँ पे फिक्की बनती है 1927 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उस टाइम के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लाइक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला, इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्टर थे इस ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने इतना सब कुछ किया तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो कॉलोनियल कंट्रोल जो था ओवर द इंडियन इकोनॉमी सर, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिलता है इनके एफर्ट से। और ये सपोर्ट करते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को फर्स्ट फेज पे, लेकिन जब उनको कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलता है ज़्यादा यहाँ पे, तो बच्चे वो दोबारा से जो सेकंड फेज था उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी साथ ही साथ ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, मीन्स रुपीज़ का फंडिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। और बच्चे ये रिफ्यूज़ करते हैं कि वो ना ही खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे इंपोर्टेड गुड्स। तो इस तरीके से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अलग था। अगर हम मीनिंग ऑफ स्वराज की बात करेंगे तो यहाँ पे इनके लिए क्या स्वराज का मतलब था? सिंपली बच्चे एंड ऑफ द कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस, की बिजनेस में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहना चाहिए। जो भी यहाँ पे फ्री मार्केट की तरह यहाँ पे ट्रेड करना चाहे वो इजीली यहाँ पे कर सकता है और फ्री ट्रेड होना चाहिए और इंडस्ट्री पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब फेलियर ऑफ आरटीसी का क्या इम्पैक्ट हुआ? ये जो बिजनेस ग्रुप थे सर, यहाँ पे ये दे नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली सपोर्टेड। दैट मीन्स कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड हो गई तो उनको ये लग रहा था कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी यहाँ पे बच्चे, तो ये सपोर्ट नहीं मिल पाई, तो जिसकी वजह से इनका जो प्रोग्रेस थी, यानी इनका जो इन्वॉल्वमेंट था सीडीएम में, वो कम होता चला गया। अब क्वेश्चन आता है क्या क्या रीजंस थे यहाँ पे? सर यहाँ पे ये था कि सर ये जो अगर लॉन्ग टाइम तक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलता रहेगा तो सर पुराने नॉन कॉपरेशन की तरह हो सकता है मिलिटेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से अगर कोई लूट-पाट होती है तो उनको काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो सर कुछ टाइम के लिए इन्होंने सोचा था, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू रही काफ़ी टाइम तक, तो बिज़नेस को आप ज़्यादा टाइम तक बंद नहीं कर सकते। सो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी डिसरप्शन हो रहा था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वरी कर रहे थे। और स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे सोशलिज़्म का इंक्रीज़ बढ़ता जा रहा था और सोशलिज़्म का मतलब है कि सर सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। स्पेशली अमंग द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, उनको लग रहा था कि जो सोशलिज्म है कहीं ना वो अगर प्रिवेल हो गया तो हमारे पास जितनी भी लिबर्टी है वो भी यहाँ पे नहीं बचेगी विद रेफरेंस टू दी बिजनेस। तो इसीलिए इनका जो सेकेंड फेज में सीडीएम होता है तो वो यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बच्चे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।